जिसके अक्रॉस हम लोग करंट देख रहे थे उसकी वैल्यू आ रही थी। लेट सपोज अगर सर्किट में रेजिस्टर 2 ओहम्स का लगा हुआ है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 1/2 आ रही थी। हम वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर रहे थे, करंट भी डिफरेंट आ रहा था, बट दोनों का जो रेशियो था, जो I/V हम जब निकाल रहे थे तो वो इस तरह करके फॉर्मूला बन रहा था और वहां से हमारे पास ये कांस्टेंट आया था। जस्ट इंसर्ट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हेयर, सो आई विल गेट इट लाइक दैट। जिस तरह रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ये जो I/R है इसका दूसरा नाम होता है कंडक्टेंस, एंड इट इज अपोजिट टू द रेजिस्टर। कंडक्टेंस ये अपोजिट किस तरह है, क्योंकि ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है करंट को कि वो फ्लो हो। तो इट इज बेसिकली एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। So I am now just arranging it, and when I arrange it, यहाँ पे R डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशनशिप आ जाएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। सो ये रिलेशनशिप हमें ओहम्स लॉ ने दिया था। यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी करंट की वैल्यू निकली हुई है। यहीं से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए एक हम लोग ट्राइंगल डायग्राम भी यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। किस तरह हम लोग इस ट्राइंगल की हेल्प से करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू राइट V here, you have to write I here, and you have to write R here. If you want to drive the relationship for current or drive the formula of I, you just have to see I यहाँ लिखा हुआ है, V ऊपर लिखा हुआ है, आप V यहाँ लिख दो, R नीचे है, you just write it like that. सिमिलरली अगर आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप R यहाँ लिख दो, V ऊपर है, आप V ऊपर लिख दो, और I नीचे है, आप नीचे लिख दो। आप विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल मेथड भी निकाल सकते हो, और आप इस फॉर्मूले को अरेंज करके भी करंट और रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास ओहम्स लॉ था जिसने हमें ये बताया था कि अगर आप वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड करोगे अपने सर्किट में तो आपके पास करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो करंट भी हमारे पास कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा यू शुड नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ ऑल दीज थ्री। दिस इज वोल्टेज और ये वॉल्ट्स में मेजर होता है, दिस इज करंट और ये एम्पेयर में यूज होता है, एम्पेयर में मेजर होता है, दिस इज रेजिस्टेंस एंड this is measured in ohm, and we are having different instruments to measure these values. पहले वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता था, करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज होता था, और रेजिस्टर को मेजर करने के लिए ओहम मीटर यूज होता था। बट नाउ वी आर हैविंग डिजिटल मल्टीमीटर्स, जिस एक ही हमारे पास मल्टीमीटर के अंदर तीनों को मेजर करने के लिए मौजूद होता है, एंड देयर इज नो नीड टू यूज 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ऑल दीज 3 वैल्यूज, और हम लोग सिर्फ एक की हेल्प से ही तीनों चीजों को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ओहम्स लॉ। आफ्टर यू हैव द आइडिया अबाउट द ओहम्स लॉ, यू शुड नो अबाउट इट्स ग्राफ, कि हमारे पास ओहम्स लॉ का ग्राफ किस तरह ड्रॉ होता है। वी शुड हैव अ स्ट्रेट लाइन व्हेनेवर वी ड्रॉ द ओहम्स लॉ। हमारे पास बहुत सी ऐसे, लेट सपोज वी आर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द थर्मिस्टर जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन उसमें भी जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है करंट इंक्रीज होता है। बट व्हाई वी आर देन सेइंग दैट कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता? ये ओहम्स लॉ को इसलिए फॉलो नहीं करता बिकॉज ओहम्स लॉ के लिए हमेशा हमारे पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली कंडीशन फॉर ओहम्स लॉ कि अगर वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि वो हमारे पास ओहम्स लॉ है। दिस इज नॉट द थिंग। आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल प्रूफ की गई हैं। वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके करंट की वैल्यू को मेजर किया गया है, और उसके हिसाब से हमारे पास ये ओहम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ होता है। जब भी हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप निकालें और उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आए, देन वी से दैट
the given, let's suppose if we are having any device or any material, then we say that this device is ohmic if we are having a straight line graph.